जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो आ चुका हूं आप लोगों के सामने हर बार की तरह इस बार भी आईसीजी का मॉडल्स पेपर्स को लेकर। बच्चों, एक बात बोली जाती है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए एक सही रणनीति, एक सही मार्गदर्शक और एक अच्छी संस्था की जरूरत होती है। तो बच्चों, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए हम लगातार मॉडल पेपर्स को अपने चैनल्स यानी मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स पर लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिजाइन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए डिजाइन किए जा रहे हैं बच्चों। तो यदि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाके एक एक मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए और आप अपनी सफलता को अपने पास बुलाइए बच्चों। क्योंकि एक बात बोली जाता है कि निरंतर प्रयास से ही किसी चीज में हम लोग सफल हो पाते हैं। और हम लोग लगातार हर एक सब्जेक्ट की मॉडल पेपर आपके सामने अपने YouTube चैनल पे ला रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे सौरभ सर चाहते हैं कि आप सफल हो और अपना देश और अपने समाज का सर गौरवान्वित करें। तो बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन जो आपका डायमेंशन से है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन से। काफी अच्छी सा क्वेश्चन है। यूनिट एंड डायमेंशन से बार बार लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसको आप अवॉइड करके नहीं जा सकते बच्चों। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस आते हैं। स्कोरिंग चैप्टर है ये, और आपका फर्स्ट चैप्टर और यूनोडेट के फर्स्ट चैप्टर जो होता है काफी इजी भी होता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके यूनिट एंड डायमेंशन से आपके स्क्रीन पर है बच्चों। तो देखो, सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चंस को हल करो बच्चों, और एक एक क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में दो और देखो कि आपका आंसर हमारा आंसर से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है बच्चों या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए संबंध y = a cos ओमेगा t माइनस के एक्स में k का बीमीय सूत्र हमें बताना है बच्चों। काफी इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे कि आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताई जाती होगी बच्चों, यानी विषमांगता का नियम। यानी यहाँ पर समांगता के नियम में हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में किसी भी दो चीजों को जोड़ा और यदि घटाया जा रहा है तो उनकी बीमाएं जो होंगी बच्चों वह क्या होंगी, सेम होंगी। कहने का मतलब है कि ओमेगा टी और के एक्स दोनों का बीमा क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तभी इन दोनों चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ओमेगा टी को मैं यहाँ पर यदि इसका बीमा मैं जानना चाहूँ बच्चों, क्या हो जाएगा इसका बीमा, तो आप जानते हो बच्चों ओमेगा का क्या होता है, t-1 होता है बच्चों। क्या होता है, t-1। और टाइम का क्या होता है बच्चों, t⁻1 होता है। तो देखा जाए तो ये आ जाएगा ओमेगा टी का बच्चों कितना, t⁻0 आ जाएगा, है ना। तो के एक्स का भी जो डायमेंशन होना चाहिए वह t⁻0 के बराबर होना चाहिए बच्चों। तो मैं यहाँ पर k लिख दे रहा हूँ और इधर x जो है आपका क्या है, लंबाई यानी लेंथ को बताती है, डिस्टेंस को बताती है। तो उसकी डायमेंशन जो हो जाएगी बच्चों वह क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। और इधर है t⁻0 बच्चों 0। ठीक है, तो k का जो डायमेंशन निकल के आएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा देखो गौर फरमाओ कि कौन सा मैच आंसर करेगा आपका। तो इधर t⁻0, ठीक है, और ये l नीचे जाएगा फिर ऊपर लेके चल जाएंगे तो l⁻⁻1। थोड़ा सा मैं सजा देता हूं इसको, m⁻0, l⁻⁻1 और t⁻ बच्चों क्या 0 कहते हैं ना। मतलब ये आया, अपना ये आंसर है। और दो लोग ऐसे आ गए, जैसे होता है ना कभी कभी आप शादियों में जाते हो तो दो लोग आपके साथ भी चल जाते हैं, यानी बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपके बिन बुलाए मेहमान है। आपके आंसर में आंसर नंबर जो सी है बच्चों वह क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। एक एक क्वेश्चंस को हल करना जरूरी है, क्वेश्चन को समझो। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ो,
और सारे जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाओ और नोट करते जाओ और उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करें प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 1D मोशन से आया हुआ है। बोल रहा है कि एक बस जो है वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है, यानी इसका त्वरण दे दिया। बस है बच्चों कोई, वह क्या है, वह देखो बच्चों ये क्या है आपका बस है और वह बस 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से वह त्वरित करना स्टार्ट होती है। बोल रहा है बस से 48 मीटर पीछे खड़ा व्यक्ति बस पकड़ने के लिए 10 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ना प्रारंभ करता है। देखो मैं कितना इजी इस क्वेश्चन को बना देता हूं। यहां से 48 मीटर पीछे क्या है बच्चों, एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं एक क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे एक मूवी याद आती है DDLJ, ठीक है बच्चों, आप लोग भी देखे होंगे कि जस्ट वही वाला सीन हो रहा है। शाहरुख खान ट्रेन में जा रहा है और सिमरन क्या हो रही है, भाग रही है इधर, ठीक है। तो वही वाला सेम चीज है बच्चों। अब देखो उस टाइम क्या है कि दौड़ के जाती है और उसके ट्रेन को मतलब उसको शाहरुख खान के हाथ को पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस टाइम देखो उसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं था सिमरन को, ठीक है। मैं आपको बता देना हूँ, मैं एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी कर देने वाले हूँ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको रिलेटिव मोशंस में कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा आसान बना देता हूँ। और बच्चे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो ये तरीका अपनाओ, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए बच्चों, मैं क्या करता हूं ना, इसको रोक देता हूं। मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इस बस को रोक देता हूं। यदि बस को रोक दूंगा तो इस व्यक्ति को यानी सिमरन को मात्र 48 मीटर ही क्या करना पड़ेगा बच्चों, चलना पड़ेगा। अब बच्ची तो उस टाइम फिजिक्स पढ़ी नहीं होगी, ठीक है, तो रोकना जानती नहीं। तो मैं रोकने के लिए क्या कर दे रहा हूं, इसको पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण दे रहा हूं बच्चों। इसको भी क्या कर दे रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इक्विवेलेंट करने के लिए दे रहे हैं, यानी व्यक्ति को भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दे दिया, इसको भी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से हमने क्या दे दिया बच्चों, त्वरण दे दिया है। अब बस क्या हो गया है बच्चों, रेस्ट में हो गया है और व्यक्ति के पास त्वरण आ गया है। तो दूरी अब व्यक्ति को कितना चलना पड़ेगा, मात्र 48 मीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया। S बराबर लगाओगे ut प्लस हाफ a t स्क्वायर बच्चों। S का वैल्यू रख लो 48, ओके बच्चों। U का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, t हमें क्या करना है, निकालना है। और देखो बच्चों, देखा जिधर वेलोसिटी है, जिधर वेलोसिटी है प्यारे बच्चों, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में क्या है, एक्सीलरेशंस ले रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, माइनस में लेके चल रहा हूँ। तो -1/2 और a का वैल्यू कितना पुट कर दे रहे हैं बच्चों, 1 पुट कर दे रहे हैं और ये क्या हो जा रहा है, टी स्क्वायर हो जा रहा है। अब देखो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a 96 हो जाएगा, a 20t और a माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर हो जाएगा। इन सारी चीजों को इधर लेके चले जाओ, टी स्क्वायर -20t और प्लस 96 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब गुणनखंड करना आप जानते हो, गुणनखंड करने के लिए इसको टी स्क्वायर और इसको मैं लिख देता हूँ -8t -12t और प्लस 96 इज इक्वल टू 0। टी इधर कॉमन कर लेते हैं तो t -8 बच जाएगा, इधर -12 कॉमन कर लेते हैं बच्चों, t -8 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड जो होगा बच्चों, आपका क्या होगा, आंसर आएगा। देखो क्या कोई ऑप्शन में 8 सेकेंड आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा प्यारे बच्चों वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुकी होगी प्यारे बच्चों। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहो बच्चों, ठीक है, वरना मास्टर नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर करते रहो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक प्रक्षेप्य गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, यानी उच्चतम बिंदु पर बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो देखो ये उच्चतम बिंदु है। हम लोग जानते हैं कि ax यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो होती है 0। x डायरेक्शन में कोई x डायरेक्शन की एक्सीलरेशन जो होती है, त्वरण जो होती है प्यारे बच्चों, वह होती है 0, ठीक है। यानी x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वह क्या होती है, नियत रहती है प्रक्षेप्य गति में। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ
यानी हर एक जगह सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर ही नहीं प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ क्या लग रहा होगा, जी लग रहा होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर भी देखेंगे तो जी ही लगेगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहां से आया हुआ है। ओहो क्या कितना आसान सा, कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में हल्के द्रव्यमान पर लगने वाला बल है। आप एफबीडी बनाना जानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इनके मास्टर काफी पढ़ाते हैं और मैं भी काफी पढ़ाता हूं। मैं बोलता हूं प्यारे बच्चों जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, क्या कर लो, सिस्टम मान लो। क्या कर लो प्यारे बच्चों, सिस्टम मान लो। अब सिस्टम मान लेने से फायदा ये होता है कि इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना प्यारे बच्चों, वो इंटरनल फोर्स हो जाता है, यानी आंतरिक बल हो जाता है। और आंतरिक बल को हम लोग लेते नहीं है, सिर्फ बाह्य बल कौन सा काम कर रहा है, 5 न्यूटन काम कर रहा है। और सिस्टम का जो मास देखा जाए, सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 10 kg। सिस्टम का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 10 kg। तो F बराबर लगाएंगे m इंटू ए। F कितना प्यारे बच्चों, 5। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और a का वैल्यू बात करें बच्चों हमें निकालना है, तो a निकालोगे तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब बात करता है यहाँ पर हल्के द्रव्यमान यानी 4 kg पर लगने वाला बल हमें बात ज्ञात करना है बच्चों। तो अब देखो 4 kg का यदि आप एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे प्यारे बच्चों, तो देखोगे 4 kg पर सिर्फ कौन सा बल लग रहा होगा, ए वाला 6 kg वाला जो बॉल है प्यारे बच्चों, वह क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। तो n बराबर क्या कर देंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 4 और एक्सीलरेशन दोनों तो कॉमन वेलोसिटीज, यानी इसको 5 न्यूटन लगाए हैं बॉल्स, तो ये क्या होगा, दोनों तो सेम त्वरण से क्या कर आगे जाएंगे। तो त्वरण कितना था, 1/2 था। तो कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा नजर आएगा इधर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, और मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को रॉन्ग करके आते हैं प्यारे बच्चों। पर मैं आज जो बताने वाला हूं ना, आपको इतना सिंपल सा इसका ट्रिक बता देने वाला हूं। मैं ट्रिक नहीं, कंसेप्ट बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, और आप इसको बहुत ही आसानी से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 3 kg के पिंड पर बल लगाने से उत्पन्न विस्थापन का समीकरण इतना दिया हुआ है, ठीक है। इस बल द्वारा प्रथम 2 सेकंड में किया गया कार्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। ध्यान से समझो, हम लोग देखें कार्य का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, यही होता है बच्चों, यानी F और डॉट ds यही होता है। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों मेरे, यहां पर क्या दिया हुआ है, ये जो अब S के फॉर्म में यानी फोर्स जो दिया हुआ है यहां पर, यानी हम लोग बात करेंगे फोर्स तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और वो फोर्स जो आएगा प्यारे बच्चों वह आपका टाइम के फंक्शन में आएगा। यदि s के फंक्शन में या x के फंक्शन में आ जाता तो उसको तो इंटीग्रेट करना काफी इजी हो जाता। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, यदि इस टाइप का, यानी यदि सबसे पहले तो फोर्स निकालना जरूरी है, तो s बराबर क्या दिया हुआ है, TQ अपॉन क्या दिया है बच्चों, 3 दिया है। तो V बराबर ds अपॉन dt करोगे, तो ds अपॉन dt करोगे, TQ/3 अपॉन क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दोगे प्यारे बच्चों, तो 3t²/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो t² आ जाएगा। यदि हमें a निकालना है प्यारे बच्चों, तो dv अपॉन dt करेंगे, यही करोगे ना, तो ये आ जाएगा dt² अपॉन dt, और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इधर देखोगे तो ये आ जाएगा 2t। और हमें क्या करना है, फोर्स चाहिए हमें सबसे पहले। तो फोर्स निकालने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं प्यारे बच्चों, तो फोर्स निकालने के लिए मैं कर दे रहा हूं इधर मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि मास इंटू एक्सीलरेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना दिया हुआ है 3 kg, और एक्सीलरेशन कितना आया है 2t आया है प्यारे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 6t आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हम लोग को वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के F डॉट ds, और यहाँ पर देख रहे हैं ये
फार्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों वह किस फॉर्म में रहता है, फोर्स जो हमारा एक्स के फॉर्म में यानी आर के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पर तो टाइम के फॉर्म में है प्यारे बच्चों, तो हमें भी टाइम लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं ft लिख रहा हूँ और ds यानी ft यानी टाइम का फंक्शन में ds अपने मन से मैं एक नीचे dt ला दे रहा हूँ और इधर भी dt ला दिया, आखिर में ये दोनों बात तो बराबर ही हो गई, कट जाएगा तो अब देखो ds बाई dt क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a ft और इधर देखोगे ये हो जाएगा vt और ये हो जाएगा dt। अब इस फार्मूला पे लगाओ, तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इधर आते हैं प्यारे बच्चों, तो ft का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6t दिया हुआ है प्यारे बच्चों, vt का वैल्यू कितना दिया हुआ टाइम के फंक्शन में t स्क्वायर दिया, देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ये क्या हुआ है dt दिया हुआ है, ये 6 बाहर निकाल लो, ये t क्यूब हो जाएगा और t क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे प्यारे बच्चों और लिमिट 0 से कहाँ तक 2 सेकेंड तक देना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यदि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो t का पावर 4/4 आ जाएगा प्यारे बच्चों और लिमिट 0 से 2 तक। यदि इसको हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 और 16/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/4 और 16/4 4 होता है, तो आंसर जो निकल के आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 24 जूल निकल के आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखो मैंने आसान था नहीं, वैसे मैंने इसको आसान बना दिया हूँ। डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखो, कौन सा बच्चों, ये वाला फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि W बराबर ft vt dt कैसे लाया, मैंने ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है प्यारे बच्चों। सर्कुलर मोशन का जो क्वेश्चंस होता है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों। देखो 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से, यानी त्रिज्या दे दिया है 10 मीटर प्यारे बच्चों, ओके, नियत चाल से एक वस्तु पर 2 न्यूटन का अभिकेंद्र बल लग रहा है, यानी आपका फोर्स दे दिया है प्यारे बच्चों 2 न्यूटन दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग Fc बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Fc का जो फॉर्मूला देखोगे mv² अपॉन क्या होता है r होता है, ठीक है, और r 10 मीटर दिया हुआ, ये 2 हो जाएगा, मैं mv² और r का वैल्यू क्या लिख दे रहा हूँ 10 लिख रहा हूँ, तो mv² बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, मैं इतना छोड़ रहा हूं। बाकी गतिज ऊर्जा निकालना है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/2 mv² होता है, 1/2 और mv² का वैल्यू देखो क्या आया हुआ है 20 आया हुआ है, काट दोगे तो कितना बचेगा 10, यानी 10 जूल जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ओहो क्या है आपका क्वेश्चन। देखो बच्चे फंसते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में फंसते हैं और गलत करके आते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन ही सेट कर रहा हूं ना कि आप फंसो और आपका वो चीज मैं क्लियर कर दूं और आप एग्जाम में उस क्वेश्चंस को करके आओ, गलत करके नहीं आओ। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला है कि 2 पिंडों को प्रत्यास्थ संघटक में निम्नलिखित राशि संरक्षित होगी। क्या बोल रहा है, इलास्टिक कोलिजन। प्यारे बच्चे आप लोग को पता है जो सिस्टम का मोमेंटम होता है वह किसी भी कोलिजन में, चाहे वो इलास्टिक हो या आपका इन इलास्टिक हो, ठीक है, दोनों के केसेस में हमारा क्या होता है कि वह कंजर्व्ड रहता है। मैं किस चीज का बात कर रहा हूं, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या बच्चा, सिस्टम का। यहां पर बोल रहा है मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल नहीं बच्चों, सिस्टम का। यानी 2 पार्टिकल है तो दोनों पार्टिकल का मिलाकर, जैसे ये मान लो एक पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया, तो ये दोनों को हम सिस्टम मान लेते थे, ये दोनों क्या मान लेते थे, सिस्टम। और सिस्टम का मोमेंटम जो होता है वह क्या होता है, कंजर्व रहता है बच्चों। समझ रहे हैं इस बात को, यानी संरक्षित रहता है। लेकिन कण का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा बोला स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, नहीं प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल भी नहीं होगा कंजर्व। तीसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। बहुत बच्चे लालच में आ जाएंगे, इस ऑप्शन को देखेंगे, बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी तो होता है। मेरे प्यारे बच्चों मैं बोल रहा हूं
यहां पर ध्यान से पढ़ना, ईच पार्टिकल यानी क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, देखो यहां पर बोला क्या हुआ है, ईच पार्टिकल यानी एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है, प्रत्येक कण के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बात करते हैं किस चीज पर, बात करते हैं हम यहां पर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा प्यारे बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल, यानी दोनों कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या होगी, दोनों यानी सिस्टम की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आया, आंसर आप अपना करते जाओ, आंसर आप अपना करते जाओ बच्चों, मैं सभी का आंसर चेक करने वाला हूं कि किसका किसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पे घूर्णन करते हुए किसी पहिए पर स्थित बिंदु की ताक्षणिक कोणीय समीकरण दे दिया हुआ है, से निरूपित की जाती है, तो पहिए पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान्य शून्य होगा। बल आघूर्ण बच्चों शून्य तभी होगा, यानी टॉर्क के बारे में बात कर रहा है, तो जब अल्फा 0 होगा, यानी ए 0 तब होगा जब क्या होगा बच्चों, अल्फा 0 होगा। अब देखो थीटा दिया हुआ है, अल्फा निकालने के लिए मैं क्या कर, सबसे पहले मैं ओमेगा निकाल रहा हूं, ओमेगा निकालने के लिए डी थीटा बाई डी टी करोगे, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो ये दे दिया प्यार बच्चों डी 2t³ और -6t² अपॉन क्या बच्चों dt। अब इंटीग्रेशन करोगे यानी सॉरी डिफ्रेंसिएशन करोगे, ए आ जाएगा 6t² माइनस क्या लिख दोगे बच्चों 12t लिख दोगे। ठीक है, ए आ गया ओमेगा। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार और इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी एक बार और डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या आएगा, तो देखो ए आ जाएगा 12t और माइनस क्या 12। अब बोल रहा है कि टॉर्क तो तभी 0 होगा जब अल्फा का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगा 0 होगा, तो 12t - 12 इज इक्वल टू क्या, मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो 12t इज इक्वल टू क्या हो गया 12, तो t का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। और देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी नंबर क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो काफी अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ पर हिंदी में देखो, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि दो गोले जिनके द्रव्यमान क्रमशः स्मॉल m तथा कैपिटल M है, ओके, वायु में स्थित है, कहां पर है, वायु में स्थित है, तथा इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। जब वायु में रहता है, एयर में रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या लग रहा है, F लग रहा है। यदि दोनों द्रव्यमानों के मध्य स्थान को आपेक्षिक घनत्व 3 वाले द्रव से भर दिया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा प्यारे बच्चों मेरे, ये देखो आपको फोर्स पता होना चाहिए कि वह मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस इस चीज पर डिपेंड करता है, आप माध्यम कुछ भी रख दे उस पर कोई भी फोर्स पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो पहले जो एयर में F था, बाद में भी क्या रहने वाले प्यारे बच्चों, वही रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या होगा करेक्ट होगा। मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत करके आते, लेकिन मैं अपने प्यारे बच्चों को मैं बोल देना चाहता हूं, मैं अपने क्लास नोट्स में बार बार इस चीज पर जोर देता हूं और लिखवाता भी हूं कि जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वह मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी अच्छी सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में ये पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस। ओके, बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये कि रबर तथा स्टील में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है, यानी मोर इलास्टिक कौन होगा प्यारे बच्चों। तो यंग्स मॉडुलस का कंसेप्ट लगाना है और आप इस चीज का आंसर दे देंगे। तो आपको पता है बच्चों कि यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मान लो कि एक क्या है, रबड़ का रॉड है, ये रबड़ है, ठीक है, और एक क्या बच्चों स्टील है, दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों पर क्या फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो यदि सेम फोर्स अप्लाई करोगे तो यहां पर क्या देखा गया है कि इसका स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, कम होता है,
और इसका स्ट्रेन जो आ जाता है इसमें ज़्यादा हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि इनके बीच में यानी यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है इनवर्सली का रिलेशन है। जिसका स्ट्रेन कम होगा, क्या बोल रहा हूं बच्चों, जिसका स्ट्रेन कम होगा उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा, और जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा वह क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। तो यदि मैं बात करूं तो इसका जो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस जो होता है रबर के यंग्स मॉड्यूलस से ज्यादा होता है, इसलिए स्टील जो होगा प्यारे बच्चों वह ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या है। ये भी बहुत ही आसान सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला। यहाँ पर बोल रहा है कि एक गैस के VRMS, VAverage, VMP क्रमशः वर्ग माध्यम मूल के औसत और सर्वाधिक पारीक चाल मैक्सवेल के वेग वितरण नियम का पालन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है बच्चों। तो फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। ये क्या होता है, √3RT/mw, ठीक है। यदि हम लोग बात करेंगे एवरेज का, यानी एवरेज का बात करेंगे बच्चों, तो ये क्या होता है, √8RT/m होता है। और मोस्ट प्रोबेबल का बात करेंगे बच्चों तो वह क्या होता है, √2RT/m। और देखोगे तो सबसे बड़ा ए, फिर ए और फिर ए, यानी VRMS जो होता है प्यारे बच्चों वो सबसे बड़ा होता है, फिर भी एवरेज आता है, और फिर क्या आता है, बी मोस्ट प्रोबेबल। यानी देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी नंबर जो होगा प्यारे बच्चों, देखो बी नंबर जो होगा आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्या होता है। SSM का क्वेश्चन है, अच्छी सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण, कण का त्वरण हमेशा बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। किस चीज में रहता है बच्चों, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर पहले बॉडी था तो आप जानते हो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, वो हमेशा इस पोजीशन पर आना चाहेगा। क्या चाहेगा बच्चों, हमेशा अपने पोजीशन पर आना चाहता है। और हम लोग, आप लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में भी हम लोग पढ़ाते थे, SHM में भी पढ़ाते हैं कि कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब रहता है, किधर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, तब वह अपनी स्थिति पर आने के लिए रहता है। जैसे जस्ट लाइक एक कटोरा लो, और कटोरा के में क्या कर दो, एक छोटा सा गोली ले लो, उसको ऊपर यहाँ पर जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक वस्तु को रखूंगा अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में, थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज भी कर देंगे तो ये वापस अपने से जगह पर आ जाएगा, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो SHM वही चीज करते हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी हमेशा संतुलन स्थिति की तरफ आता है प्यारे बच्चों, तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब तभी वहां पर SHM परफॉर्म हो पाएगा। यदि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है तो अब SHM परफॉर्म नहीं हो पाएगा। एक कंडीशन भी है SHM की, ये आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था ये। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि आवेश Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश को A से B, A से C, A से D तथा A से E तक ले जाने में किया गया कार्य। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चार्ज है, और ये चार्ज से देखोगे कि जो रेडियस होगा, सबका रेडियस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। सबका रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया। तो सबका जब रेडियस सेम हो गया तो यह कैसा सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया बच्चों, यानी समविभव पृष्ठ हो गया। कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। और समविभव पृष्ठ पर कोई भी वस्तु का हम लोग कार्य करा रहे हैं तो कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर डेल्टा भी का मान क्या है बच्चों, जीरो। इसलिए वर्क डन जो किया जाएगा वह क्या होगा, तीनों के द्वारा क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा। ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में आपको कौन सा नजर आएगा कि जीरो अलोंग ईच पाथ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वह क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। अच्छा सा क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर उल्टा ग्राफ दिया हुआ है। यह समझने का, एक दिए गए धातु के चालक के लिए दो अलग अलग तापों T1 तथा T2 पर धारा विभव ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। तो हमें बताना है कि टेम्परेचर का, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मैं दिखाने का कोशिश करूँ तो ऑप्शन आपको देखोगे तो टेम्परेचर के बारे में बताना है हमें। तो सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ कैसा है बच्चों, IV ग्राफ है। और हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं VI ग्राफ में, ठीक है। तो R बराबर क्या पढ़ते थे, V/I पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर IV ग्राफ है। क्या है बच्चों, I इधर है, यानी सॉरी इसको यहाँ पर यानी हम लोग R बराबर V/I पढ़ते थे। तो यह किस में होता था, V और I में होता था। लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे I/V है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर यदि बात करेंगे थीटा तो ये I/V हो जाएगा। और I/V यानी 1 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी क्या होगा कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इस ग्राफ में देखने का कोशिश करोगे तो ये वाला स्लोप ज्यादा है, ये वाला स्लोप ज्यादा है। इसको θ1 बोल देते हैं, इसको θ2 बोल देते हैं, ठीक है। तो tan θ1 जो है वह बड़ा है किससे, tan θ2 से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर यदि tan θ1 बड़ा है tan θ2 से, तो यहाँ पर यदि स्लोप देखा जाए तो उल्टा हो जा रहा है रेसिस्टेंस का मतलब। तो यहाँ पर जो होगा R2 जो होगा बच्चों वह क्या होगा, R1 से बड़ा होगा। और R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो यहाँ पर T2 जो होगा प्यारे बच्चों वह क्या होगा, T2 जो होगा वह बड़ा होगा T1 से। तो ऑप्शन नंबर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा प्यारे बच्चों वह क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही और मजेदार भी क्वेश्चन से प्यारे बच्चों। बोल क्या रहा है कि यदि n बूंदे जिनमें से प्रत्येक का विभव भी है जुड़कर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी एक बूंद का यानी एक ड्रॉप का यदि मैं वॉल्यूम लिखूं तो क्या लिखोगे कि, यानी मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं, वॉल्यूम यदि मैं लिखूं प्यारे बच्चों, एक बूंद का वॉल्यूम लिखा जाए एक ड्रॉप का, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या लिखोगे, तो वॉल्यूम लिखोगे आप 4/3 πr³। और पूरा n बूंद को जब मिलाकर एक बड़ा बूंद बना दिया जाता है तो उसका जो आयतन रहने वाला वो तो सेम ही रहने वाला बच्चों। तो आयतन हम लोग दोनों का मैं बदल दे रहा हूँ, मतलब सेम कर दे रहा हूँ। 4/3 πr³ इज इक्वल टू 4/3 और इधर मैं लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, और इधर n से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ 4/3 πr³। 4/3 पाई कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो r जो हो जाएगा वो आ जाएगा n का पावर 1/3 और इनटू क्या स्मॉल r आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये ध्यान से, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ स्मॉल r। ये छोटा के लिए, एक ड्रॉप के लिए निकाल रहे हैं, बड़ा बूंद के लिए निकालने के लिए उसके मैं बोल दे रहा हूँ V डैश बराबर KNQ अपन क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा बच्चों। मैं क्या लिख रहा हूँ, K N को मैं साइड में ला दे रहा हूँ, Q लिख रहा हूँ और कैपिटल R की जगह N का पावर 1/3 और इनटू क्या लिख दे रहा हूँ, स्मॉल r लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। ये ऊपर जाएगा, N का पावर क्या हो जाएगा 2/3 और KQ बाई स्मॉल r क्या है, V है। तो ये आंसर हो जाएगा N का पावर 2/3 इंटू V, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वह क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सा जबरदस्त सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बोल रहा है कि एक चुंबक निम्न के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा। बच्चों चुंबक जानते हो, चुंबक क्या कौन सा फील्ड उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। और इंटरेक्शन हमेशा समान फील्ड के बीच में होता है। किसके किसके बीच में, समान फील्ड के बीच में। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी इनके बीच में इंटरेक्शन हो पाएगा प्यारे बच्चों। दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तभी उनके बीच में इंटरेक्शन हो पाएगा।
रॉड ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग मैग्नेट में क्या करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी चार्ज यानी विराम आवेश के बारे में बात किया जाए बच्चों कि यह सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों। ये एकदम क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट के बारे में बात किया जाए तो ये आपको याद ही होगा, क्या होता है बच्चों, वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में एसी की आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, तो 50 हर्ज होता है। कितना होता है बच्चों? 50 हर्ज होता है। ये याद रखने वाला चीज है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे ला दिया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये भी एकदम याद रखने वाला चीज है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे उच्चतम आवृत्ति की होती है, यानी सबसे आवृत्ति किसका ज्यादा होता है प्यारे बच्चों? तो आवृत्ति देखा जाए तो गामा किरणें का आवृत्ति जो होगा प्यारे बच्चों वह क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक आदमी की ऊंचाई 2 मीटर है, तो उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण की लंबाई आदमी की लंबाई के क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यानी आदमी का लंबाई का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? आदमी की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है, तभी अपना पूर्ण इमेज देख पाएगा। ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आधी होनी चाहिए, तो आधी देखोगे तो आधा यानी 2 मीटर का आधा क्या होता है? 1 मीटर। तो बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अच्छा सा क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ऑप्टिक्स का वेटेज भी ज्यादा लिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश का पुंज का पानी में इतना तरंगदैर्घ्य है, तो बताना है कि उसका क्या होगा, यानी इट्स वेवलेंथ इन वाटर। वाटर में मतलब तरंगदैर्घ्य क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? तो अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या बोलते हो कि यहाँ पर आप जानते हो कि म्यू जो होता है लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बच्चों? जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी μ1 अपॉन μ2 जो हो जाएगा वह λ2 अपॉन λ1 के बराबर होगा। पहले कहाँ रहता है? ईयर में रहता है प्यारे बच्चों। तो ईयर में कितना होता है? म्यू का वैल्यू 1 और μ2 का वैल्यू दे दिया 4/3। λ2 हमें क्या करना है? निकालना है। λ1 प्यारे बच्चों, λ1 दिया हुआ है कितना? तो λ1 देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों? 4200 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो 4200 एंगस्ट्रॉम यानी λ2 यदि हम लोग बात करेंगे तो 4200, ये ऊपर 3 चला जाएगा, 3 और बटा 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे 1050 और गुना कर दोगे तो 3150 एंगस्ट्रॉम निकल के आता है। जो ऑप्शन नंबर बी है वह क्या है? आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन से आपका बोल क्या रहा है प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं निर्भर करती है, यानी निर्भर नहीं करती किस पर है, ठीक है, यानी नहीं यहाँ पर ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस चीज पर नहीं निर्भर करती है? तो इंटेंसिटी पर। एक हम लोग ग्राफ भी बताते थे कि इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो ग्राफ आ जाता था प्यारे बच्चों वह क्या हो जाता था? याद करो, एक वाला ग्राफ, एक काइनेटिक एनर्जी इधर आता था, इधर इंटेंसिटी रखते थे, ग्राफ सीधा हो जाता था, तो इस पर निर्भर नहीं करता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो कहाँ? पहला प्रकाश की तरंग की लंबाई पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, सतह के लिए प्रयुक्त पदार्थ पर निर्भर होगा और प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर नहीं करेगा प्यारे बच्चों। तो यही ऑप्शन नंबर डी होगा और ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि बोल क्या रहा है कि एक रेडियो समस्थानी की अर्ध आयु 1 वर्ष
है 5 वर्ष बाद इस पदार्थ के परमाणुओं का कौन सा भाग शेष रहेगा। तो शेष भाग के लिए हम लोग तुरंत फार्मूला लगा देंगे प्यारे बच्चों। शेष भाग के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/2 का पावर n, यानी 1/2 का पावर 5 कितना होता है 1/32। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे, यानी कोमल तथा कठोर एक्स किरणों के बीच में क्या अंतर होता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या किस चीज में अंतर होती है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ यानी लैम्डा दोनों में क्या होती है अंतर होती है। तो क्या होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या है कि अगला क्वेश्चन 25 बोल रहा है कि नीचे दिखाए गए चित्र में कौन सा डायोड अग्र अभिनत है, यानी फॉरवर्ड डायस में कौन सा है प्यारे बच्चों। तो मैं बार बार मैं बोलता हूं इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करो ये ध्यान में रखो कि ये ध्यान में रखना जरूरी है प्यारे बच्चों कि इधर क्या होना चाहिए लो पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों लो पोटेंशियल होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए हाई पोटेंशियल होना चाहिए। तभी हम लोग देखेंगे तो अपना करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 वोल्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक 5 वोल्ट थोड़ा सा मिस कर गया। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन सा होगा। तो पहला देखो ये है तुम्हारा, इधर मैंने लो बोला था, इधर बोला था हाई। तो यहाँ पर तो ये अर्थिंग कर दिया गया। अर्थिंग का पोटेंशियल क्या हो जाता है प्यारे बच्चों अर्थिंग का पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है ना। अर्थिंग का पोटेंशियल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये तो नहीं होने वाला है। दूसरा देखेंगे। अब देखो इधर मैंने बोला था लो और इधर बोला था हाई, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ये सही है। इधर मैंने बोला था लो, इधर बोला था हाई। अब बताओ प्यारे बच्चों 0 बड़ा होता है या -10। तो 0 बड़ा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। इधर यहाँ पर बात करें तो इधर मैंने बोला था लो, इधर बोला था हाई। तो ये देखो इधर क्या है हाई है, इधर लो है, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन है। यदि बात करें यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन में देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 0 है, यानी इधर लो है और इधर 10 वोल्ट यानी हाई है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी आपको देखने को कौन कौन सा मिला 2 मिला और 4 यस 4 भी मिला, यानी 4 भी मिला है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आपका 5 भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। यानी 2 4 5 याद रखना हमेशा हाई के तरफ, यानी जिधर ए रहेगा इधर हाई पोटेंशियल, यानी पी के तरफ हाई पोटेंशियल रहता है और एन के तरफ क्या रहता है बच्चों लो पोटेंशियल रहता है। ठीक है। तो आज की सिलसिला हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे थे वो सारे के सारे बच्चे अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में डाल दे ताकि मैं देखूं कि आपकी मार्क्स कितने आए हैं। और प्यारे बच्चों एक एक मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी फैकल्टी हैं हम लोग जितने भी आपकी सफलता के लिए ही हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश को हमारे समाज को गौरवान्वित करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।